लास्ट कुछ दिनों से एक व्यू ले रहे हैं कि शायद कुछ अर्ली साइंस कैपिचुलेशन के या पीक ऑफ पेसिमिज्म के नजर आ रहे हैं यूएस मार्केट्स में। हम बात कर रहे हैं शंकर शर्मा की। शंकर शर्मा हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आए हैं, बताने के लिए कि ये जो घंघोर मंदी आपको नजर आ रही है, इसमें कैसे अपना दिमाग आप बनाए रखें, सैनिटी बनाए रखें और एक्ट कर पाए। तो शंकर, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो पीक ऑफ पेसिमिज्म वाला जो व्यू आपने बनाया था, वो सिर्फ यूएस मार्केट, टेक मार्केट में था, या इंडिया में भी अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि सारी नेगेटिविटी बाजार में अब स्क्रीन पर नजर आ रही है? नहीं, दैट वो अजय, वो ज्यादा यूएस मार्केट की तरफ था। बिकॉज इंडिया अगर देखे तो ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन अदरवाइज सारे ग्लोबल मार्केट्स के बीच में इंडिया एक सेफ हेवन ही रहा है पिछले कई महीनों से। एंड ये तो डेटा ही बताता है। सो हमारी जो कैपिटुलेशन की बात है वो अभी तो कम से कम रेलेवेंट नहीं है। हम देख रहे हैं स्क्रीन आज अगली है, कल भी अगली था। बट बाय एंड लार्ज इंडिया उस स्थिति में नहीं है जहां यूएस के एटलीस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस है। बिकॉज वहां पर तो मतलब कि बात करने लायक ही नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां 50-50% उड़ गई। बाकी अमेजोन जो 3500-3700 की चीज थी, आज मेरे ख्याल कल $2000 की थी। तो वहां पर जो कार्नेज है, नेटफ्लिक्स अगर आप देख लें 400 वाली चीज आज 175 हो गया। अलीबाबा देख लें, अगर 250 वाली चीज आज $80 हो गया। तो मतलब वो लेवल की जो कार्नेज है वहां भी, एंड दैट टू प्रोमिनेंट लार्ज कंपनीज में। इंडिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें नजर आया अभी भी। कई हमारे जो मेन लाइन कंपनीज हैं वो टॉप से मेरे ख्याल 20% के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा घटी हैं। तो ये इंडिया में मैं ये मानता हूं अजय, कि मेरा ये मानना है कि while there is pain, I do believe कि इसी मार्केट में पैसा बनेगा। बाकी दुनिया में मुझे नजर नहीं आता कि आसानी से पैसा बनेगा कहीं और अगले अगले कुछ महीनों के लिए। मटेरियल बोल दिया। मतलब मैं तो ये कहूंगा शंकर कि लोग समझ ही नहीं पाते, आपको बेयर, द बिग बेयर बोलते हैं, लेकिन आप लास्ट 3-4 महीने से हमारे कॉन्वर्सेशन में लगातार बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, होमवर्क शुरू कर दीजिए, लेने वाला समय आ गया है। मुझे लगता है आपने राइट टाइम पे अपनी पोजीशन सेल कर दी, तभी दोस्तों के साथ इटली वहां पे लेक कोमो में घूम रहे थे आप। अब आपने पैसा डालना शुरू किया कि नहीं, आपके दोस्तों ने और आपने? पोजीशन सेल नहीं हुए, पोजीशन सेल हो गए। बिकॉज वो स्टॉप लॉसेस जब लग जाते हैं तो उस वक्त बड़ा दुख होता है कि क्या यार, अच्छे स्टॉक निकल गए। लेकिन जब वो वहां से भी आधे हो जाते तो बड़ी खुशी होती है, और उस खुशी का इजहार करने के लिए हम चले जाते हैं इस तरह की छुट्टियों पे दोस्तों के साथ में। तो यस, लास्ट टाइम इस गोवा, तरह इस बार लेक कोमो। तो ये बताइए कि मिड कैप स्मॉल कैप के आप काफ़ी बड़े मतलब फैन भी रहे हैं। वहीं देख, आप कहते हैं उन्हें हमें 8% 10% की ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, और होने भी नहीं वाली है वो ग्रोथ इंडिया में। 6.5, 7, 7.5 डिपेंड करता है किसका आप सुन रहे हैं। तो कहाँ पे होमवर्क करना चाहिए यहाँ से, और गिरावट एक्सेलरेट होती है तो कहाँ पे आप नज़रें गड़ाए बैठे हैं अपनी? मैंने 15 मिनट पहले निकुंज से जब मेरी बात हो रही थी ऑन योर इंग्लिश चैनल, मैंने बात यही कही कि बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूँ, और ये कई लोग यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से अपने घर में बैठ के, कि आपको इस तरह के मेल्टडाउन में पहली चीज ये देखनी है कि जो मार्केट का पीक था और आज जहां पहुंचे हैं, उस पीक में सबसे वीकेस्ट क्या क्या स्टॉक्स रहे हैं या इंडस्ट्रीज रही हैं, और सबसे स्ट्रांग कौन सी रही हैं। और ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, बड़े टूल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आपको एक शॉर्टलिस्ट मिल जाएगा जो ग्रुप्स काफी वीक रही हैं और जो ग्रुप्स काफी स्ट्रांग रही। बाय एंड लार्ज इन्वेस्टिंग का एक ही जो मैंने देखा है कि एक लॉजिक जो ब्रॉडली काम करता है कि आपको स्ट्रेंथ बाई करना है, वीकनेस बाई नहीं करना है। कम से कम 70-80% अपने पोर्टफोलियो को आप स्ट्रेंथ वाले ग्रुप्स में रखें, वीकनेस वाले ग्रुप में, या ऑनगोइंग बेसिस पे ये आपको रखना चाहिए, खास करके बेयर मार्केट में डेफिनेटली। तो एक बार आपने वो शॉर्टलिस्ट कर लिया, उनके उसके बाद उनके नंबर्स का अध्ययन करना स्टार्ट करें। बिकॉज क्वार्टरली कई आ चुके हैं, कई भी अभी आएंगे अगले 15-20 दिनों में, मई के एंड तक। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनके जो ये स्ट्रेंथ ग्रुप था, ये स्ट्रेंथ क्यों था इन 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 ग्रुप्स में। इनके नंबर्स अच्छे आए, इनके इनके मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ, जो भी मेट्रिक्स होनी चाहिए उनमें डेल्टा वाज पॉजिटिव। एक बार आपको वो मिल जाता है, देन आपके जो पोर्टफोलियो को एक बार आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। बिकॉज इसमें हो सकता है कई वीक स्टॉक्स रह गए हो जो 50%, 70% डाउन हो जाए। उनको आपको दिल कड़ा करके एग्जिट करना ही पड़ेगा। बिकॉज इट्स अनलाइकली कि
अगली बार के जो रैली में वो स्टॉक्स में आपको 100 200 500% बनेगा आपको स्ट्रेंथ के ग्रुप में ही। एंड वो बड़ा एक मेजर डिसीजन होता है, मेंटली एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या यार अब 80% नीचे कैसे बेच दें। लेकिन वही एक्चुअली भलाई उसमें ही है कि आप अपने वीक स्टॉक्स को एग्जिट करके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जाएं जहां फंडामेंटली एंड प्राइस एक्शन दोनों चीज कंफर्म कर रहा हूं। मिस्टर शंकर शर्मा, गुड आफ्टरनून। इट्स ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। एक तो महंगाई जो कि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ दिखा है, इन्फ्लेशन के डेटा भी लगातार आ रहे हैं और कंसर्न्स भी खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर और ज़्यादा महंगाई पीक हो रही है? और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन इस सिचुएशन में, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो महंगाई का जो ये तो रोटी कपड़ा मकान पिक्चर आई थी आई थिंक 1973-74 में। तो उसमें वो गाना था ना कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो वो तो इंडिया में इन्फ्लेशन इज अ परमानेंट प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया इज ऑलवेज इन जनरल रिसोर्स डेफिशिएंट। हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है और रिसोर्सेस कम रही हैं। उस वक्त अनाज की कमी थी जो हमने पूरा किया, लेकिन ऑयल की कमी हमारे पास है, आज भी है। हम 80-90% 85% इंपोर्ट करते हैं। एंड वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जब बढ़ता है तो डाउनस्ट्रीम सब चीजें बढ़ जाती हैं प्राइस में, बिकॉज लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, पावर कॉस्ट, एवरीथिंग इज लिंक्ड अल्टीमेटली टू क्रूड एंड टू एनर्जी ओवरऑल। तो इंडिया की वो परमानेंट प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। एंड उस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में हमें एज इन्वेस्टर्स क्या करना चाहिए? उसमें यही करना चाहिए और ये कर सकते हैं एट द हाईएस्ट कि जो कंपनियों का डायरेक्ट इन्फ्लेशन से कोई उनको मार ना पड़े। तो उस तरह की कंपनियां अगर हम जाके देखें जो कि एक्सपोर्टर्स होते हैं, बिकॉज जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज होती है उनको उतना इफेक्ट नहीं होता जो डोमेस्टिक कंपनियां जो डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई करती हो। तो इसमें अगर आप देखें आईटी सर्विसेज कंपनी वो ज्यादा इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट बिजनेसेस है एज कंपेयर टू समबडी लाइक लीवर्स और ब्रिटानिया और व्हाटएवर जिनको कि डोमेस्टिक कंज्यूमर से डील करना होगा। तो आपको इस तरह की चॉइसेस देखनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन में कई स्टॉक्स जो आपके नॉन इन्फ्लेशनरी टाइम में बड़ा अच्छा करते हैं वो इन्फ्लेशन के टाइम में अच्छा नहीं करते। बैंक्स फाइनेंशियल अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि ब्याज के दर बढ़ेंगे तो लोग फिर वो डिस्क्रिशनरी लोन जो लेते थे कोई चीज फंड करने के लिए वो उस पर वो कटबैक करते ही करते हैं। तो ये आपके कांस्टेंट पोर्टफोलियो चॉइसेस आपके सामने आती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन है या नहीं है। एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून शंकर। प्रियंका हियर। एक सवाल जो आपसे पूछना चाहेंगे, मैक्रो फ्रंट पे आपने क्या यूएस मार्केट्स को तो अच्छे से टच बेस किया, लेकिन जिस तरह से कैप्चुलेशन का केस यहाँ बन रहा है, ऐसे केस में वी शेप रिकवरी आती है, फास्ट रिकवरी आती है, बेयर मार्केट के कोई साइंस नहीं है, लेकिन नास्डैक के लिए तो कहा भी जाता है शायद बेयर फेज में है। तो वहाँ पर अगर अब तो खैर अभी तक कोई ऐसी रिकवरी वहाँ पर भी नहीं दिखी है, लेकिन आपको लगता है कि अगर रिकवरी पहले आती है तो वो यूएस मार्केट्स में आएगी? और इंडिया और यूएस के बीच में अब भी कितना को रिलेशन है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है पहली बात कि रिकवरी आएगी तो यूएस मार्केट में पहले आएगी। मेरा ये मानना है कि रिकवरी सबसे पहले इंडिया के मार्केट में आएगी बिकॉज इंडिया की मार्केट स्टिल इन माय व्यू इज प्रोबब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और मैं ये बात हमेशा नहीं कहता हूं, मैंने 3 साल पहले कहा था, 4 साल पहले भी कहा था कि इंडियन मार्केट विल अंडर परफॉर्म रिलेटिव टू यूएस। एंड यूएस के मार्केट परफॉर्मेंस हम सब जानते हैं पिछले कई वर्षों में इंडिया से फार हायर रहा है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि आज यूएस की मार्केट्स पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड मुझे नहीं नजर आती कि वो फास्ट रिकवर करेंगी। अभी भी अगर आप देखें तो वहां पर जो कंपनियां हैं वो $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन मार्केट कैप्स हैं। तो जस्ट मार्केट कैप कंप्रेशन अलोन कैन ड्राइव देम। आई मीन टेस्ला ऐसी कंपनी अगर आज भी 800-900 बिलियन की कंपनी है, 100-120 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है, तो व्हाई कैन इट नॉट ट्रेड एट 60 टाइम्स अर्निंग्स और 70 टाइम्स अर्निंग्स? तो वहां पर वो गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती कि वो इंडिया को बीट करेगा। मेरे हिसाब से फिलहाल वर्ल्ड में अगर एक मार्केट है जो रिलेटिवली बेटर है वो इंडिया है, नो डाउट अबाउट इट। और उसमें भी मुझे ये जो स्मॉल कैप स्पेस है, आपको लगेगा कि वो 20% घट गए, 30% घट गए, ये मान के चलिए कि वो होंगे भी, लेकिन वैल्यू वहीं पर है, पैसा वहीं बनेगा एज लॉन्ग एज आपने थोड़ी मेहनत करके स्ट्रेंथ वाली स्टॉक्स ली जिसमें फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन दोनों कंफर्म कर रहा हो। तो ये एक ब्रॉड मैं हैक बता रहा हूं आपको, इसमें आपको जाके अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को, जहां तक हेल्थ और वेल्थ की बात है, खुद मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप बेड पे लेटे लेटे तो आप फिट नहीं हो जाओगे, आपको जिम जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, अच्छी डाइट करनी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स एंड देयरफॉर
आई थिंक इंडिया स्टिल द बेस्ट प्लेस टू बी इन. रिकवरी आएगी तो यहीं पर सबसे पहले आएगी. आप, मुझे पता है फिटनेस की बात ज़रूर करते हैं कि आप खुद बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, और देखिए इस समय बाज़ार में सबका वेट लॉस भी हो रहा है और हेयर कट भी मिल रहा है, पोर्टफोलियोज में भी इंक्लूडिंग. तो ये बताइए शंकर, जाने से पहले आप देखिए, ये मैं एकदम प्योरली बाज़ार की भाषाएं बोल रहा हूँ, एकेडमिकली नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि तजुर्बा भी एक चीज़ होता है और सब कुछ को ना एकेडमिक्स और एकदम वेट्स एंड मेजर से माप नहीं सकते हैं. वो मैं पूछ रहा हूँ, आपके गट में यहाँ से 5-10% नीचे बॉटम नज़र आता है, या आपको और ज़्यादा गिरावट का स्कोप लगाता है लार्ज कैप्स में, या अर्ली साइंस आ रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में तो वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है, लेने का भाव आ रहे हैं कई स्टॉक्स में? लेने का भाव बिल्कुल आ रहा है. आई मीन, टू बी क्लियर, मैं अपने अगर पोर्टफोलियो को देखूं, स्टॉक्स को देखूं, मेरे पास कोई बहुत फ्राइटफुली एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं घट सकते. तो अगर 10-12 टाइम अर्निंग्स वाली स्टॉक जो मैंने अगर ली होगी, ये हो सकता है वो 8 टाइम अर्निंग पे आ जाए, 6 टाइम्स अर्निंग पे आ जाए. ये बेयर मार्केट में इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर कि आप एक इरैशनल एनिमी के साथ लड़ रहे हो. एंड दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इरैशनल एनिमी से लड़ना. जो रैशनल एनिमी है उससे आप फिर भी कुछ बात कर, लॉजिक, स्ट्रेटजी कर सकते हो. जो इरैशनल एनिमी है, जहां अच्छी बुरी चीजें, सारी चीजें घटेंगी, उस वक्त आप ये ना समझे कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है. समटाइम्स मार्केट्स कैन बिकम मैड एंड दे कैन बिकम इरैशनल एंड इवन चीप स्टॉक्स कैन बिकम चीपर. आज हम उस फेज में हैं, बट ये परमानेंट फेज नहीं है. दुनिया का आधार एक ही है कि दुनिया में चैन, अमन, शांति ही एक बेस है. ये उतार चढ़ाव, जो ज्वार भाटा है, ये आती है लेकिन कम समय के लिए आती है. हो सकता है कि वो साल भर रह जाए, साल भर लंबे अरसे के अगर देखें तो कुछ खास नहीं होता. तो norm of the world is stability and peace and growth. That norm will come back and you will participate and benefit, provided you didn't get injured and got admitted to the ICU. Okay, Shankar, before we let you go, only one thing. Of course, आप कह रहे हैं peace and growth is something which is definitely going to come. लेकिन इस situation में लोगों के मन में peace बिल्कुल नहीं है. आप health conscious, health freak हैं. बताएं किस तरह से आप ऐसे situation में अपने मन की शांति बनाए रखते हैं? मन की शांति मैं बनाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जैसे छुट्टियां मना लेता हूँ. I go out and generally have a good time. I try and spend a bit of the money which is there in paper and it can evaporate. वो तो बिल्कुल, वो तो एक समझ लीजिए एक माया है कि पैसा इतना है, इतना पैसा था. आप उसको रियल वेल्थ में कन्वर्ट कर लें तो रियल कमाई तो वो है. जो भोग लिया वही रियल कमाई है. इस तरह से आप इस अरसे से निकल जाएंगे एंड बैक टू स्टेबिलिटी एंड पीस आ जाएगा आपकी जिंदगी में. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आज हमसे बात करने के लिए, इन सारे मुद्दों पर हमसे बात करके अपना व्यू शेयर करने के लिए. थैंक्स वेरी मच. चलिए.